अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्शीद रहमानी। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ नाजरीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अवामी मसाइल को उजागर करते हैं और वो सवालात उठाते हैं और हुकाम बाला तक वो सवालात पहुंचाते हैं। इस वक्त मैं स्टील मिल के बाहर मौजूद हूं और स्टील मिल पाकिस्तान का कौमी इदारा है और जो गुज़िश्ता कई सालों से ज़ब-ओ-हाली का शिकार है। 19,000 एकड़ पर ये मुश्तमिल इदारा जो गुज़िश्ता कई सालों से ज़ब-ओ-हाली का शिकार है। यहाँ की करप्शन दर करप्शन की कहानियाँ सुनकर दिल दहल जाता है। ये कौमी इदारा इस तरह करप्शन की नज़र हो रहा है और यहाँ का जो खाम माल है वो बड़ी तादाद के अंदर चोरी हुआ है। बताया जाता है कि अरबों रुपए का खाम माल जो है वो चोरी हो चुका है और इस पर कोई हुकूमती तवज्जो नज़र नहीं आ रही। बेशुमार जो इस पर जो खतूत लिखे गए स्टैंडिंग कमेटीज़ को, कौमी असम्बली को और वकला ने और इसके अलावा जो मजदूर रहनुमा हैं यहाँ के, उन्होंने भी, स्टेक होल्डर्स ने भी यहाँ पर कई खतूत लिखे इस स्टील मिल को चलाने के लिए, यहाँ की ज़ब-ओ-हाली पर बात करने के लिए। लेकिन और बाजी में गुज़िश्ता कई हुकूमतों ने इस पर भी वादे किए लेकिन वादे वो वफा नहीं हुए और हज़ारों मुलाजमीन को जो है वो एक जुम्बिश कलम जो है वो बरतरफ कर दिया गया। 19,000 से ज़ायद एकड़ पर ये मुश्तमिल है कौमी इदारा, जिसकी ज़ब-ओ-हाली इस वक्त भी जारी है और स्टील मिल की जो पैदावारी सलाहियत है वो इस वक्त बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो हम आज के इस प्रोग्राम में स्टील मिल की जो सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू करेंगे स्टेक होल्डर से, मजदूर रहनुमाओं से और वकला से और दीगर माहिरीन से कि वो इस हवाले से क्या हमें मशवरा देंगे कि स्टील मिल का जो कौमी इदारा है इसकी पैदावारी सलाहियत को दोबारा से चलाया जा सके और जिससे पाकिस्तान की जो मईशत है उसके पहिए को रवा दवा रखा जा सके। इसकी पैदावारी सलाहियत को चलाने से मुल्क की मईशत में एक मस्बत जो कदम सामने आएगा और मुल्क की मईशत जो है वो एक मस्बत सिमत में दाखिल हो जाएगी। तो आइए मेरे साथ मजदूर रहनुमाओं से, दीगर लोगों से गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं स्टील मिल के मजदूर रहनुमाओं के दरमियान और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। और जैसा कि हमने अपने आगाज़ में कहा था, स्टील मिल कई सालों से ज़ब-ओ-हाली का शिकार है, तो इसी सारी सूरत हाल पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमारे दरमियान मुख्तलिफ रहनुमा मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि इसकी आखिर ये मामला है क्या। कुरैशी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये सारा मामला है क्या? कई अरसे से जद्दोजहद जारी है मजदूर रहनुमाओं की, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर और ये स्टील मिल का असल में मामला है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, ये जो है 1974 में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने इसका संगे बुनियाद रखा था और उस वक्त इसकी लागत जो आई थी टोटल 25 अरब में ये लगी थी, मुकम्मल हो गई थी, प्रोडक्शन देना शुरू किया इसने। मैंने आपको पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी है जो 99 से लेके 2011 तक की है। ये इस इदवार में 100 अरब से ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स दे चुकी है। असल में ये जो है यहाँ एक माफिया है, एक सिस्टम, वो जो आपने सुना होगा यहाँ सिस्टम चल रहा है, उस पूरे सिस्टम की इसकी ज़मीन पे नज़र है। इनका मुल्क से कोई सरोकार नहीं है। स्टील मिल बंद होने से 8 अरब डॉलर जो है का लोहा बाहर से मंगवाया जा रहा है। जब ये स्टील मिल चल रही थी तो ये हम अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी कर रहे थे। हमारी इस वक्त 40 लाख टन ज़रूरत है, पहले थी 30 लाख टन और 10 लाख टन स्टील मिल प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन जो माफियाज हैं उन्होंने जानबूझ के इसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू की। पहले इसको प्राइवेटाइज़ किया, जो सोमोटो लेके एक्शन चीफ जस्टिस ने वापस किया। आप देखें कि 300 अरब से भी ज़्यादा की खाली ज़मीन है, लैंड है, और उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2005 में इसको टोटल 22 अरब 68 करोड़ में बेचा था। कुरैशी साहब, ये बताएं कि स्टील मिल की जो ज़मीन है उसका अहाता क्या है? मुख्तलिफ शहरों में भी इसकी ज़मीन है, तो उस हवाले से क्या तफसीलात बताएंगे ABN के नाज़रीन को? भाईजान, खाली जो यहाँ जो कोर लैंड है स्टील मिल की, इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं यहाँ 19,532 एकड़ है। उसके अलावा हमारी लैंड जो है मकली में 5,000 एकड़ है और बरादाबाद स्टेशन पे हमारी 1,800 एकड़ ज़मीन है। जमपीर स्टेशन पे हमारी जो है 2,200 एकड़ ज़मीन है। उसके अलावा 15,000 एकड़ जो है हमारी नौकुंडी बलोचिस्तान में है। 16 एकड़ हमारी SMC लाहौर में ज़मीन है, ठीक है। और इस्लामाबाद में हमारे जो है 2 गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जो अफसरान यहाँ से जाते हैं वहाँ स्टे करते हैं, और वहाँ सेल डिपो भी था हमारा। तो ज़मीन असल सबकी नज़रें ज़मीन पे हैं।
मुल्क से इनका कोई सरोकार नहीं है। अब 3 अरब डॉलर इन्होंने IMF से हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया है और 8 अरब का लोहा बाहर से मंगवा रहे हैं। हमारे मुल्क का ये है कि जो यहाँ अपने आप को फरिश्ते समझते थे, उन्होंने 6 अरब डॉलर मुख्तलिफ लोगों को विदाउट इंटरेस्ट लोन दे दिया है और अपने इदारे को चलाने के लिए तैयार नहीं है। जब आप हर चीज़ बाहर से मंगवाओगे तो डेफिनेटली डॉलर का रेट बढ़ेगा। जब आप खुद कमाओगे नहीं, अपनी प्रोडक्ट को आप अहमियत नहीं दोगे, हर चीज़ बाहर से मंगवाओगे तो आप खसारे में जाओगे। ये लोग कहते हैं कि स्टील मिल खसारे में नहीं थी। ये जो ब्यूरोक्रेसी के फैसले थे, बर वक्त फैसले ना करना, उनको तूल देना, लालच और करप्शन की वजह से स्टील मिल तबाह हुआ है। कब्जे भी जो हुए हैं स्टील मिल की ज़मीनों पर, जो मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि स्टील मिल की ज़मीनें हैं उस पर भी कब्जा माफिया ने अपने डेरे जमाए, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि कौमी असासा है, इसकी ज़मीनों पर किस तरह से कब्जे हुए, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपके मीडिया हाउस का। अकबर मेमन, पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन। आपने इस बहुत ही इंतहाई सेंसिटिव और बड़े अहम हामिल के इशू को उठाया है। मसला ये है कि देखें, कब्ज़ा स्टील मिल पे हो रहा है, ज़मीनों पे, जो जैसे साथी ने कहा कि कोर और प्राइम लोकेशन पे मौजूद ज़मीनों पे लोगों की नज़र है। आप हैरान होंगे कि जब स्टील मिल बन रही थी 1973 30 नवंबर को इसका जो है संगे बुनियाद डाला जा रहा था जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने, तो उसी दिन से स्टील मिल के ख़िलाफ़ जो है साजिशें शुरू हो गई। 2 किस्म के लोग स्टील मिल को जो है नहीं बनना देखना चाह रहे थे। एक तो इम्पोर्टर माफिया जो लोहे की इंपोर्ट करते हैं, दूसरे यहाँ के बुनियाद परस्त थे। उन्होंने कहा कि जी ये रूस के इश्तराक से बन रही है, रूस आएगा और पाकिस्तान के गर्म चश्मों पे कब्ज़ा करेगा, लिहाजा इसको नहीं बनना चाहिए। इसी रूस ने उन्हीं दिनों मिस्र को भी दी थी, वहाँ कोई मुजाहरा नहीं हुआ। तुर्की को भी दी थी, वहाँ कोई मुजाहरा नहीं हुआ। ईरान को दी थी, फिर इंडिया को दी थी। और जिस कैपेसिटी भी दी थी, इन सारे मुल्कों में वहाँ की स्टील मिलें गवर्नमेंट चला रही है, यानी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज के तौर पे चल रही है, रियासत चला रही है और 3-4 गुना कैपेसिटी उसकी एक्सपेंड कर दी गई है। ये नहीं कि वो जैसे स्टील मिल यहाँ की भी एक्सपेंड होनी थी। इसके जो तो यहाँ जो कब्जे हुए ज़मीन पे, स्टील मिल की कौमी इदारे जो है यहाँ पर ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, इस हवाले से आपने कोई एफर्ट्स की है? इस हवाले से क्या देखें, यहाँ पे जो कब्जे हुए हैं बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों एकड़ों पे जो है हो रहे हैं, इसकी सरपरस्ती अल्टीमेट जो है गवर्नमेंट और लैंड माफिया कर रही है। हमने हर सतह पे लड़ाई लड़ी है, फाइट की है। ये रेलवे ट्रैक हमने कोई 18-20 घंटे पाकिस्तान की तारीख में बंद किया, ये नेशनल हाईवे 6-7 दफ़ा बंद किया। कितनी ज़मीन पर कब्जा हो चुका है, अंदाज़ा है कुछ? हाँ, ये मेरे ख्याल में कोई 300-400 एकड़ ज़मीन जो उस तरफ है हमारी, उस पे जो है लैंड माफिया ने कब्ज़ा किया है। और उस पे जो वो भी मेन रोड नेशनल हाईवे पे मौजूद है ज़मीन। और देखें, मैं एक हैरान कुन बात बताऊं कि इसके पीछे रिटायर कर्नल, ब्यूरोक्रेट, ये सारे मौजूद हैं। आप कब्ज़े के पीछे देखेंगे तो झूठे डॉक्यूमेंट लेके आएंगे कि जी ये हमें लीज हो गई। कैसे लीज हो गई? ये तो सालों से स्टील मिल की प्रॉपर्टी है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप स्टील मिल की प्रॉपर्टी को लीज कर सकते हो? ये हो नहीं सकता है। ये गवर्नमेंट की, आवाम की और कौम की अमानत है ये इदारा। ये मदर इंडस्ट्री है, सनतों की माँ है। मैं एक गुजारिश करूँगा कि ये जब बनी थी तो 11 लाख टन पे बनी थी। इसकी सिविल वर्क हो चुका था 100% और मैकेनिकल वर्क 70% हो चुका था। एक फर्नेस आना था। इसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो 20 लाख टन तक जानी थी 2 साल के अंदर। असल इशू ये हुआ कि स्टील मिल के साथ इन सरमाएदारों ने, इन IMF के दलालों ने जो है ना, जो जुल्म किया है वो ये किया है कि बजाय इसको एक्सपेंड करने के, इसकी इंस्टॉलेशन मौजूद है, फाउंडेशन मौजूद है, कोई मैन पावर नया अपॉइंटमेंट नहीं होना था। इसी मैन पावर पे ये स्टील मिल एक्सपेंड होके पाकिस्तान की जो उस वक्त की ज़रूरत थी उसको फुलफिल कर सकती थी, लेकिन ये ऐसा होने नहीं दिया। आपको हैरान कुन बात बताऊँ, इस वक्त 4-5 जो स्टील माफिया के जो सबसे बड़े चोर हैं, टैक्स चोर हैं, आरिफ हबीब, रज़ाक दाऊद, हमाद अज़हर, जो स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त तक जिस दिन से स्टील मिल बंद हुई है 12 अरब डॉलर की टैक्स में सब्सिडाइज टैरिफ दिया गया है उनको। यानी जो 38% इंपोर्ट पे टैक्स थी स्टील पे, वो कम करके पहले 8%, फिर 14%, अब 16% पे।
बाकी चीज़ों पे 38% होती है जब आप इंपोर्ट करते हो। तो ये सब्सिडी दी गई है, इससे 4 स्टील मिल खड़ी हो सकती थी, हमारी कैपेसिटी बिल्ड हो सकती थी। हम आप बहैसियत पीपल्स यूनिटी के तहत यहाँ पर आपने एजिटेशन की, मुजाहरे किए, क्या समझते हैं और आपका जो एहतजाज था वो किस नौयत पर पहुँचा जाके और उसका क्या इम्पेक्ट हुआ? देखें, एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया 2020 में जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। जब इमरान खान अपनी कैंपेन चला रहे थे वो 2017-18 में यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इसी स्टील मिल को मैनेजमेंट ला के और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ला के इसको चलाऊँगा। लेकिन जब वो वज़ीर-ए-आज़म बना तो उसने तकरीबन 7,000 लोग एक कलम से निकाल दिए, और उस वक्त निकाले जब कोरोना पीक पे था, लोगों की बदहाली थी। और उसके बाद एक तहरीक शुरू हुई जो मुसलसल इस वक्त भी जारी है। हम कोटा फला में भी हैं, रोडों पे भी हैं, रस्ते में भी हैं। बहुत बड़ा इवेंट हमने पाकिस्तान रेलवे को यहाँ ब्लॉक किया था 18 घंटे। उसके बाद हमें मुख्तलिफ उम्मीदें दिलाई गई कि आप लोगों के मसाइल हल होंगे, कोर्ट के थ्रू होंगे और गवर्नमेंट इसको हल करेगी। लेकिन अफसोस आज तक हमारे उस वादे को वफा नहीं किया गया। आज भी हम तहरीक में इंशाल्लाह ये तहरीक और मजबूत होगी और हम अपनी जंग जीतेंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि जिस वक्त स्टील मिल का क़याम अमल में लाया गया, उस वक्त तो ये क़याम अमल में लेकर आना बहुत मुश्किल फ़ैसला था और बहुत मुश्किल ही मरहला था। स्टील मिल लग गई और उसके बाद इसकी पैदावार सलाहियत भी शुरू हो गई, फिर बंद कर दी गई। क्या समझते हैं इस सारे मामले पर, क्या कहेंगे? ये स्टील मिल की जो पैदावार जिस तरह ये बताया जा रहा है इस तरह है नहीं। पाकिस्तान स्टील मिल पहले भी कमा रही थी, बाद में भी कमा रही थी, लेकिन कुछ लोग जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान स्टील मिल चले और यहाँ के सिंध के लोग जो है बरसरे रोज़गार रहें। क्योंकि स्टील मिल के चलने से जो है सैकड़ों ख़ानदानी, हज़ारों ख़ानदान जो थे यहाँ से रोज़गार ले रहे थे। और इसी वजह से स्टील मिल को कुछ हाथ आज भी ये है गवर्नमेंट के पास, जो वफद जाते हैं हमारे पास, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास जो वफद जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई स्टील मिल चलने के लायक नहीं हो, स्टील मिल जो है ना वो ख़त्म है, बिल्कुल तबाह हाल है और उसको जो है ना बेचा जाए। हालांकि आपने अभी के दोस्तों ने बात की और उन्होंने बताया कि 21,000 एकड़ और कुछ ज़मीन हमारे पास मौजूद है जो अरबों खरबों रुपए की है, खरबों रुपए की है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो हमारे पास इतनी ज़मीन है और जो स्टील मिल है, अगर जो लोग निकाले गए तकरीबन 5,500 7,000 लोग निकाले गए स्टील मिल से। उसके बाद भी स्टील मिल अपडेट है, स्टील मिल अपडेट है तभी तो स्टील टाउन को बिजली जा रही है, स्टील गुलशन हदीद को बिजली जा रही है, दीगर जो कंपनियां हैं उनको बिजली जा रही है और जो वर्कर आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये जाहिर है वो स्टील मिल अपडेट है तभी वो जो है वो बिजली फराहम कर रही है। दीगर डिपार्टमेंट जो है उसके वो अपडेट है और उसको चलाया जा सकता है। लेकिन उसको चलाने के बजाय जो प्राइवेट जो माफिया है, जो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज जो लगाई हुई है, उनसे माल उठाने के, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्टील मिल को कहा जा रहा है कि स्टील मिल जो है वो जो है ख़त्म है और ऐसे है वो। स्टील मिल बिल्कुल ख़त्म नहीं, स्टील मिल चलाई जाए। स्टील मिल में से अब भी हज़ारों लोग जो है वो रोज़गार हासिल कर सकते हैं और स्टील मिल चलने के काबिल है। लेकिन नक्शा ऐसे पेश किया जा रहा है कि स्टील मिल तबाह हो बर्बाद हो गई। और ये है कि स्टील मिल में आपको पता चले कि यहाँ की चोरियाँ, स्टील मिल की खुद की इंतज़ामिया मुलविस भी है। स्टील मिल की इंतज़ामिया की जो है यहाँ पर कोई जो CEO हैं वो चाहे या GM सिक्योरिटी है या यहाँ के स्टील मिल की जो विजिलेंस सिक्योरिटी है या उसके अलावा जो उसकी दूसरे जो गार्ड रखे हुए हैं वो खुद जो SO है, सुपरवाइज़र हैं, अहलकार हैं, विजिलेंस सिक्योरिटी के अहलकार हैं, सारे के सारे मुलविस हैं जो स्टील मिल की चोरी करवाने में मुलविस है, मुसलसल जो चोरी करवा रहे हैं। जब बात चोरी की हो रही है और बताया जा रहा है कि हज़ारों टन का जो खाम माल है वो यहाँ से चोरी हो चुका है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि कौमी इदारा है और इसका खाम माल इस तरह बेदरेख चोरी हो रहा है, तो कोई चेक एंड बैलेंस यहाँ नहीं नज़र आता आपको? क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया अपना मौक़िफ़ पेश करने का। मैं ये दोस्त सारे नुमाइंदे हैं और मैं ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पर। बात ये है कि ये जो इदारे होते हैं ना, ये इदारे पब्लिक सेक्टर में जितने भी इदारे होते हैं ये आवाम की भलाई के लिए नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे गवर्नमेंटें चलाती हैं। पूरी दुनिया में यही रूल है। अब आप ये देखें कि स्टील मिल का एक प्रोजेक्ट लगने से ये इस पूरे इलाके को कितना फ़ायदा हुआ, कितना आपका बिन कासिम, मलीर, क्या आबादी है, किस तरह लोगों को रिलीफ मिला, कितना रोज़गार प्रोवाइड हुआ, इससे इंटर रिलेटेड कितने चेन है पूरी। आप ये देखें, आप ये सिर्फ ये ना समझें कि ये स्टील मिल है। स्टील मिल के आगे उसके आगे
चेन है, पूरी ट्रांसपोर्ट की चेन है, दूसरी सारे इदारों का रोज़गार लगा हुआ है। बात ये कि तबाह किसने किया है, तो ये आप एक लम्हे में समझ सकते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट, नॉट वर्कर, ओनली मैनेजमेंट, और हमारे जो पॉलिसी साज इदारे हैं। अब आपने चोरी की बात की, आप ये सोचें कि हाजिर सर्विस रेंजर्स होते हुए आपने वो डिप्लाई की हुई है, उसके होते हुए चोरी हो सकती है? इट इज़ पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। अंदर ट्रक आ रहे हैं बाकायदा से, और बाकायदा से लोड हो रहे हैं। किसकी इजाज़त से हो रहे हैं भाई? क्यों हो रहे हैं? बेदरेग लूटा जा रहा है। आपने तमाम स्टेक होल्डर्स की और मजदूर रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना था कि स्टील मिल की बदहाली में यहाँ की इंतज़ामिया और दीगर जो पेशा वराना महारत में उमूर रखने वाले लोग हैं, उनकी अदम दिलचस्पी, अदम तोजही की वजह से आज स्टील मिल इस बदहाली और ज़बोहाली की तरफ जा रही है, जिसमें अरबों रुपए की करप्शन हो चुकी है और इसके खाम माल की चोरी के अंदर भी मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ की इंतज़ामिया के वो अफराद मुलविस हैं जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ के मुलाजमीन हैं। उस हवाले से भी इंक्वायरीज कमेटियाँ बनी हुई हैं, उस हवाले से इंक्वायरियाँ भी जो है आला हुक्काम को भेजी गई हैं। पुलिस में उनकी FIR भी दर्ज है, मुलजिमान पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है, अपनी तहकीकाती जो इदारे हैं उन्होंने इस बात का इजहार किया कि यहाँ के लोग उसमें मुलविस हैं। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जो यहाँ की स्टील मिल के मुलाजमीन के लिए 100 बेड हॉस्पिटल है, उसकी क्या सूरत हाल है, उस हवाले से भी AB न्यूज़ को नाजरीन को जो है वो बताएंगे। मिलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, जो कौम की सोच हमारा प्रोग्राम है, उसमें हम पाकिस्तान स्टील मिल की जो सूरत हाल है उस पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने आपसे कुछ देर कबल ये कहा था कि पाकिस्तान स्टील मिल का जो 100 बेड हॉस्पिटल है, हम वहाँ पहुँच गए हैं। ये मेरे अकब में कैमरामैन मोहम्मद आसिफ रफ़ीक आपको दिखाएंगे। ये स्टील मिल का 100 बेड अस्पताल है, उसका ये मेन गेट है। उसके पर इसकी क्या सूरत हाल है वो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो भी खस्ता हाली की तरफ चली गई हैं। यहाँ पर जो चोर हैं वो यहाँ की बाउंड्रीज़ पर जो लगी गैलरीज़ हैं, जो ग्रिल हैं, वो भी यहाँ से चोरी करके ले जा चुके हैं। और ये वो 100 बेड हॉस्पिटल है जहाँ स्टील मिल के मुलाजमीन को तिब्बी सहूलियात जो है वो फराम की जाती थी। और इस मेन नेशनल हाईवे पर अगर कोई हादसा रोनुमा होता था तो उस हादसे में ज़ख्मी होने वाले शहरियों को यहाँ तिब्बी इमदाद दी जाती थी। और हम इस बात का भी इजहार करें अपने इस प्लेटफॉर्म से, AB न्यूज़ के नाज़रीन को बताएं कि इस पूरे इलाके में इस हॉस्पिटल के अलावा कोई और दूसरा अस्पताल मौजूद नहीं है जो इस नेशनल हाईवे पर अगर कोई हादसा रोनुमा होता है तो उसे तिब्बी इमदाद दी जा सके। यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल मौजूद है जबकि गवर्नमेंट का कोई अस्पताल मौजूद नहीं है। ये 100 बेड हॉस्पिटल एक तोहफ़ा था यहाँ के शहरियों के लिए, पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमिन के लिए, जो बदकिस्मती से गुज़िश्ता जो स्टील मिल पर जो बहरान आया, जो ज़बोहाली आई स्टील मिल पर, उसके बाद ये अस्पताल भी बंद कर दिया गया है। यहाँ के शहरियों को, यहाँ के बाशिंदों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त इस पर और पाकिस्तान स्टील मिल टाउन के जो रहायशी हैं वहाँ के मसाइल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं AB न्यूज़ के मलीर के नुमाइंदे नबील मिर्जा, तो उनसे हम बात करेंगे इस पर तफसीली। नबील, क्या कहेंगे इस अस्पताल के बारे से और स्टील मिल जो सोसाइटी है उसके जो बाशिंदे हैं वहाँ पर क्या मुश्किलात आपको नज़र आ रही हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया सर। ये पाकिस्तान स्टील मिल 100 बेड हॉस्पिटल गुज़िश्ता कई सालों से बंद हो चुकी है, उनको ताले लग चुके हैं। ये 100 बेड हॉस्पिटल स्टील मिल के जो मुलाजमीन थे उनके लिए ये बनाई गई थी, फ्री ऑफ कास्ट। उनके लिए तकरीबन हज़ारों की तादाद में यहाँ के स्टील मिल की जो रिहाइश है या इधर स्टील मिल की जो रिहाइश है वहाँ जो तिब्बी इलाज होता था उनके लिए 100 बेड की सहूलियात दी जाती थी, फ्री ऑफ कास्ट। ऑपरेशन तक, आर्थोपेडिक और जो जितने भी जो दिल के अमराज है उनके लिए। और जो जहाँ पे ये मेन नेशनल हाईवे पे बनाई गई है, पहले जो जहाँ पे जो हादसा पेश आते थे उनके लिए यहाँ पे फर्स्ट एड यहाँ पे दिए जाते थे, यहाँ इस 100 बेड पे हॉस्पिटल को। पर अफसोस की बात यह है कि गुज़िश्ता कई सालों से जो है ये इसको बंद कर दिया गया है। और ये मलीर की जो लाखों की आबादी है, ये मलीर ज़िले की लाखों की आबादी में ये 100 बेड हॉस्पिटल थी, उसको ये कवर करती थी। प्राइवेट में भी प्राइवेट जो लोग बंदे आते थे इलाज के लिए जहाँ पे आते थे उनके लिए ये सहूलियात दी जाती थी।
पर लाखों की आबादी के बावजूद मलिर के अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये इससे इतनी बड़ी 100 बेड हॉस्पिटल जो हज़ारों सब एकड़ों पे जो मुश्तमल जो 100 बेड हॉस्पिटल बनी हुई है, पर गुज़श्ता कई सालों से बंद है। पर पहले मैं आपको ये बता चलूँ कि यहाँ ये नेशनल हाईवे, यहाँ पे ज़्यादातर रोड के हादसा वाक़यात पेश आते थे। उनके फर्स्ट एड के लिए मलिर ज़िले में ऐसी कोई भी अभी तक हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि उनको फर्स्ट एड के लिए पहले जना लेके जाते थे, सिविल हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, फिर इनको फर्स्ट एड यहाँ 100 बेड में दी जाती थी। पर अभी गुज़श्ता कई सालों से उसको बंद कर दिया गया है। ये हुकूमतों की नाअहली है, स्टील मिल के जो इंतज़ामिया है उसकी नाअहली है, क्योंकि ये इसके बराबर में स्टील टाउन है, गुलशन अदीद है, गगर फाटक है, यहाँ पिपरी है, शाह टाउन है, दरशानो छन्नो है, कायदाबाद, मलिर, उससे लेके जो ये अपना जो ठठा आता है, घारो, साखरो, ठठा, यहाँ से भी जो इलाज के लिए यहाँ 100 बेड आते थे। पर अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इतनी बड़ी हॉस्पिटल को हुकूमत की तरफ से इसको बंद कर दिया गया है, इसको बिल्कुल ताले लग चुके हैं। मैं आपको यह भी बताना चलूँगा कि यहाँ पे जो 100 बेड में जो गिल लगी हुई थी, लोगों की गिल लगी हुई थी पूरे इस एरिया में, जो गेट बने हुए थे, पर इसको जो है चोरों ने, डकैतों ने इसके जो लोहा चोर है स्टील मिल के, वो लोहा चोरी करके बआसानी फरार हो गए हैं। अभी इसकी पोजीशन आप खुद देख रहे हैं कि ये 100 बेड बिल्कुल बंद हो चुकी है। मली ज़िले में ऐसी कोई बड़ी हॉस्पिटल भी नहीं है। ये बताइएगा, ये तो मेन इंट्रेंस पर जो है वो चोरों ने इसकी ग्रिल को चोरी किया है, तो क्या इम्कानात है कि अंदर का जो इक्विपमेंट है, अंदर का जो सामान है, उसमें मेडिकल आलात हैं, उसके अलावा फर्नीचर है और दीगर और बहुत सारा इक्विपमेंट मौजूद होगा, क्या वो भी चोरी हुआ है या उसके मतलब भी कोई शिकायत आई है क्या? बिल्कुल, जो भी 100 बेड में जितनी भी मशीनरी थी सेहत के लिए, वो बिल्कुल अभी तक कोई भी नहीं है, सारी की सारी चोरी की गई है और उनको भेजा गया है। लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की जो मालियत से सेहत के लिए यहाँ पे जो मशीनी पड़ी हुई थी, ऑर्थोपेडिक की मशीनी पड़ी हुई थी, और ये जितने भी इलाज की यहाँ पे होते थे उनकी बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी हुई थी, और यहाँ पे जो 100 बेड में और बहुत सारे एक्सरे थे, लेबॉरेटरीज थी, वो उनको सब कुछ उसकी मशीनरी भी लेके गए, तबाह करके गए, और अभी कुछ भी 100 बेड में इन लोगों ने नहीं रखा है कि भाई कुछ हो। ये बिल्कुल अभी बंद हो चुकी है। नबील, आपकी यहाँ की इंतज़ामिया से इस सारी सूरत हाल पे कोई गुफ्तगू हुई कभी? तो ये जो चोरी हुई है, जो अशिया, इसमें जो जान बचाने वाली जो अद्वियात होती हैं, उसके अलावा जो इक्विपमेंट होता है, एक्सरे मशीनें हैं, जो ECG मशीनें हैं, उसके अलावा दीगर जो आलात हैं, तो इस सारी सूरत हाल में जो सामान चोरी हुआ है, कौन लोग थे और इंतज़ामिया ने इस पर क्या मौक़िफ़ दिया? कभी आपकी बात हुई इस हवाले से? बिल्कुल, हमने इंतज़ामिया से कई मरतबा बात की, पर इंतज़ामिया खुद मुलवस है। स्टील मिल की इंतज़ामिया हो, स्टील मिल का GM है, या यहाँ की स्टील टाउन की जो पुलिस है, या बिन कासिम टाउन की पुलिस है, ये सारे चोर एक साथ मिले हुए हैं। इन लोगों ने करोड़ों रुपए की लागत से लोहा भी चोरी किया और मशीनरी थी वो भी चोरी करके फरार हो गए। अवाम बहुत सख्त परेशान है, मली ज़िले की अवाम सख्त परेशान है। इसके साथ ठठा ज़िला इतना बड़ा है, 10 किलोमीटर से गुलशन नदी से आगे ठठे की ज़िला आता है, वो ठठे ज़िले की अवाम खुद परेशान है। सेहत के लिए हमें जाना पड़ता है सिविल हॉस्पिटल या जना हॉस्पिटल, वहाँ तक मरीज़ जाते हुए दम तोड़ जाते हैं, मर जाते हैं, जान बाग हो जाते हैं, या कोई भी ऐसा वाक़या पेश आते हैं रोड पे, पहले फर्स्ट एड यहाँ पे दी जाती थी, अभी फर्स्ट एड भी यहाँ पे नहीं दी जा रही। अच्छा नबील, माजी में हमने देखा कि बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात यहाँ होते थे, जिसमें बम ब्लास्ट और दीगर कई ऐसे अलमनाक वाक़यात हुए यहाँ पे, तो उसमें यहाँ मरीज़ों को तबी इमदाद दी जाती थी, अब ये नहीं दी जा रही। तो इस हवाले से जो ये बंद हो गया है, इसमें मुश्किलात तो यकीनन यहाँ के बाशिंदों का है, तो इस हवाले से पुलिस में कोई FIR दर्ज हुई है किसी के ख़िलाफ़? इंतज़ामिया ने कोई FIR लॉन्च की है कोई? बिल्कुल, कई दफ़ा FIR भी लार्ज हुई है, कई दफ़ा NC भी हुई है, दरख्वास्तें भी दी गई है स्टील मिल के मुलाजमीन की तरफों से। जो स्टील मिल ये बराबर में स्टील टाउन की रिहाइश गाह है, 100 बेड के बिल्कुल बराबर में वहाँ की रिहाइश गाह है स्टील टाउन जो उसको कहा जाता है। जितने भी स्टील मिल के जो मुलाजमीन है वहाँ रिहाइश गाह में पजीर है, उनके लिए हॉस्पिटल बनी हुई थी, पर उन्होंने स्टील मिल के जो CBI के जो चेयरमैन हैं, जो पहले रह चुके हैं या बाद में थे, जो अभी हैं, उन्होंने काफ़ी मरतबा दरख्वास्तें दी कि भाई यहाँ के 100 बेड में चोरी की जाती है, एक्सरे चोरी किया जाता है, स्टील मिल से लोहा चोरी किया जाता है, तांबा चोरी किया जाता है, केबल चोरी किया जाता है,
पर उस पर कोई भी अभी तक अमल हमें दिखाई नहीं नज़र आ रहा है। अवाम सख्त परेशान है, लोग परेशान है, मली ज़िले की अवाम सख्त परेशान है। यहाँ इलाके में लाखों की आबादी में अवाम रहती है, पर सेहत की सहूलियात से वो बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। उनको जाने के लिए जना हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता है, पर मली ज़िले में ऐसी कोई भी सरकारी बड़ी हॉस्पिटल हमें नज़र नहीं आ रही। सारी प्राइवेट है, प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी कीमतें देनी पड़ती हैं। और उस हिसाब से कई ऐसी जानें जो है वो बिल्कुल जान बाग हो चुके हैं, लोग आवाम मर रही है। पहले जो जैसे आपने कहा कि यहाँ बम ब्लास्ट होते थे, उसके लिए यहाँ बिल्कुल यहाँ पे पहले मली ज़िले में ऐसे कई धमाके हुए हैं। जैसे रज़ाकाबाद में पहले पुलिस टर्निंग पे हुआ था, इसके बाद मस्जिद कॉलोनी में पहले कई बम धमाके होते थे। उनके लिए फर्स्ट एड यहाँ पे दी जाती, क्योंकि ये बड़ा हॉस्पिटल था, हर मिशनरी यहाँ पे मौजूद थी। कोई भी ऐसी मिशनरी नहीं है जहाँ यहाँ पे मौजूद नहीं थी, हर मिशनरी मौजूद थी, हर इलाज यहाँ पे होता था। बड़े बड़े डॉक्टर बैठते थे, बड़े बड़े सर्जन यहाँ पे बैठते थे, पर अभी को इसको ताले लग गए हैं। इस 100 बेड में सिर्फ हमें कुत्ते ही नज़र आ रहे हैं जो वो घूम रहे हैं 100 बेड को, बाकी तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान स्टील टाउन की रिहायशी कॉलोनी में, और यहाँ हम उन अफराद से गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान स्टील का माजी में हिस्सा थे और उन्हें यंग जुम्बिश कलम जो है वो बरतरफ कर दिया गया। अब उनसे हम जानेंगे कि वो अब किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं बरतरफ हुए मुलाजमीन। अब आपका जो गुजर बसर है वो किस तरह से होता है और आप किस वक्त स्टील मिल का हिस्सा थे? सर मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है और मैं कास्टर था 1989 में। 1999 में भर्ती हुआ था कास्टर, और जब मैं जवान था बिल्कुल। आज हम बूढ़े हो गए हैं तो इन्होंने हमें बर्तरफ कर दिया, और बगैर किसी लेटर के। हमारी फाइल भी हमारे तकरीबन 250 हम CL हमारी बाकी पड़ी हुई हैं, कोई छुट्टी नहीं हम करते थे, और बेकायदा हम ड्यूटी करते थे। फर्नेस पे 1700 सेंटीग्रेड पे हम काम कर रहे थे, और वहाँ रशियन जो थे वो भी कह रहे थे कि यार ये पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने ये फर्नेस को 1.25 साल के बाद चलाया था, और आज हमें बगैर किसी नोटिस के इन्होंने निकाल दिया। इस तरह कोई कौन निकालता है? आज हम बूढ़े हो गए, कोई कंपनी पे रखता नहीं है हमें, और हम किधर जाएं? 3 साल से हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप बताइएगा कि आप किस वक्त मुलाजमत और किस शोबे में आप मुलाजमत करते थे? सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर हम पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजिम, नौजवान मुलाजिम, जैसे कि सर हमारा मुस्तकबिल था, इस इदारे से हमारी उम्मीदें थी बहुत बड़ी। मैं यहीं इसी स्टील टाउन के अंदर प्लम्बरी का काम करता था सर। मैं 2006 से आया हुआ था सर। तो ना हमें हमारी कोई गलती, ना हमारा कोई कसूर, ना हमने कोई यानी कि विदाउट पे, ना हमने किसी के साथ, हमें ऐसे ही बिलावजह एक लेटर दे के घर पे बिठा दिया गया। हमारी इस इदारे से बड़ी उम्मीदें थी। चीफ जस्टिस साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, फ़ाइज़ ईसा साहब से, कि हमें फिलफोर बहाल किया जाए। ये बहुत बड़ा इदारा है सर। हम इसी कॉलोनी के अंदर प्लम्बरी का काम करते थे। ये कॉलोनी जो आपको सर नज़र आ रही है, आज इस कॉलोनी का हाल देखें सर। कहीं से पानी बह रहा होता है, कहीं से जो है ना लाइनें टूटी हुई हैं, कहीं दरवाजे टूटे हुए, यानी कि वो हाल हो चुका है कि खंडहर बन चुका है। अगर इस कॉलोनी पे खुदारा कोई नज़र नहीं करेगा तो ये मुस्तकबिल 2-4 सालों में ये तबाह हो जाएगी। आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते थे पाकिस्तान स्टील मिल के? सर मैं वेल्डिंग का काम करता था, और जेटी पे बर्थ पे जहाँ पर जो है स्टील मिल का खाम माल आता था वहाँ मैं ड्यूटी करता था। ये इमरान खान के दौर में हमारे को जबरी बरतरफ किया गया, और बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ फैलाया गया कि जी हम इनको पैकेज दे रहे हैं, हम इनको 23 लाख रुपए दे रहे हैं। जो हमारे साथी मजबूर हो के चले गए, जिनके पास मामलात नहीं थे चलाने के लिए, उन्होंने अपना पैसा ले लिया। उनको 5 लाख 6 लाख 5 लाख 6 लाख, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिला। और ये सब इन्होंने झूठ फैलाया कि जी हम पैकेज दे रहे हैं, गोल्डन हैंडशेक दे रहे हैं, 23 लाख रुपए फी वर्कर दे रहे हैं। और जो रिटायर्ड लोग हो चुके हैं, आज तक वो लाइन में लगे हुए हैं, उनको टोकन नंबर मिले हुए हैं, अभी तक उनको पैसा नहीं मिला। हमारी भी 20 साल 22 साल सर्विस थी, हमारे को एकदम एक ही लेटर पे इन्होंने निकाल दिया। अब हम किसी कंपनी में, किसी और इदारे में जाते हैं तो 42-43 साल उम्र है, कोई रखने को राज़ी नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते थे, वो बच्चे घर बैठ गए। हम खुद कभी मजदूरी करते हैं, कभी बिलाक उठाते हैं, कभी कुछ करते हैं, ऐसे दिहाड़ी करके जो है अपना घर का बड़ी मुश्किल से रोज़गार चला रहे हैं। वो भी दिहाड़ी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। ये इमरान खान ने जो है हम लोगों को तबाह किया। हमारी जस्टिस साहब से, जो अभी नए फ़ाइज़ ईसा साहब आए, उनसे गुजारिश है कि स्टील मिल के मामलात को देखें, हमारे मामलात को देखें। मैं सन 1915 में रिटायर हुआ हूँ, 2015 में। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अदारा अब भी चल रहा है, कोई लॉस में नहीं है। इनका मकसद जो कहने का है झूठ है।
4 मिलें और खुलवा दी जो चल रही हैं, 4 से भी ज़्यादा वो तो चल रही हैं, और ये बंद कर दी, लोगों का रोज़गार बंद कर दिया, समझा ना जी। बाकी देखने को तो गाड़ियाँ भी भाग रही हैं रोड के ऊपर, पेट्रोल भी चल रहे हैं, एयर कंडीशन भी चल रहे हैं, तनख्वाहें भी चल रही हैं, उनको मरुआत भी मिल रही हैं। तो मजदूर ने क्या किया है? मजदूर ने क्या किया है? जो MD हैं, फलां बड़े बड़े अफसर हैं, मैनेजर हैं, उनकी गाड़ियां वैसे चल रही हैं, पेट्रोल वैसे टंकियां भर रही हैं, हर चीज़ हर लेना देना चल रहा है। हमारा बकाया जात था, सन 15 में हम रिटायर हुआ, हमारा इंटरेस्ट का पैसा रहता है ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड का, वो अभी तक नहीं मिला। बुढ़ापा लॉन्च के पैसे बढ़ाए पिछले साल से, इस साल भी वो पता नहीं कौन चेयरमैन है, सुनने में तो आता है कि फलाने की बहन है वो चेयरमैन है, तो ये ट्रस्ट का पैसा वो खा रही है। तो ये कौन सी इंसाफ है? हमारे तो चीफ जस्टिस साहब से ही कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी अदालत के मालिक वही हैं, काजी हैं, वो मुल्क के इंसाफ पसंद है, और अदालत ही ये मामले को सुलझा सकती है कानूनी तौर पर। बकाया मेरे ख्याल है कोई ऐसा भी नजर नहीं आता सियासतदान। अगर मेरी नौकरी है, इसका मकसद नहीं कि मैं खुशहाल हूँ, मगर माजरत के साथ जिनकी नौकरी नहीं है वो लोग अभी क्या कर रहे हैं? आपको कुछ पता है यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बेचारे 1 किलो आटे के लिए बेचारे क्या क्या कुछ नहीं करते हैं, बेचारे चोरियां कर रहे हैं घर को पूरा करने के लिए। पूरा तबाह हो रहा है स्टील टाउन, पूरा हालत खराब हो रहा है। कोई सरिया निकालोगे क्या कर रहा है, कोई घरों के अंदर घुस रहा है, दिन दाड़े चोरी हो रही है। ये क्यों? ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने यानी कि इस इदारे को बंद किया है, जिन्होंने इस इदारे को बंद किया। मैं कहता हूं अल्लाह ताला उनके घरों को भी आबाद नहीं रखेगा, मगर हमारी कोई सुनाई हो ही नहीं रही, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है, हमारी बात आगे ही नहीं जा रही है। और यहाँ पर इतनी चोरियां हो रही है प्लांट के अंदर के बेतहाशा, समझ गए ना? प्लाट का ऑफर कर रहे हैं कि भाई प्लाट ले लो, हमें अंदर जाने दो, हम चोरी करें। धड़ाधड़ चोरी हो रही है इस प्लांट के अंदर। स्टील मिल का खसारे को इतना नुकसान पहुंचाया है, क्यों कि यहाँ पर काम करने वाले अमला निकाल दिया गया है। जब अमला निकल जाएगा तो वहां पर कौन सा सिक्योरिटी होगा? जो काम करने वाले होंगे तो कोई नहीं होगा, तो उधर कौन होगा? एक सिक्योरिटी वाला क्या पूरा प्लांट कवर कर सकेगा? 100 सिक्योरिटी वाले भी पूरे प्लांट को कवर नहीं करेंगे। जहां उसका जो वर्कर जो पहले काम करता था सर, वो यानी कि अगर होता तो इस टाइम ये चोरी नहीं होती। मगर अब बंद प्लांट पड़े, खाली पड़े, रात के अंधेरे में क्या दिन के उजाले में भी आते हैं ये लोग और हमारे सामने करके चले, हमें बांधते हैं, हमें बांध के हमें मार कूट के, और ये लोग जो हमारे सामने से चीजें लेकर जाते हैं। खुदारा सर, खुदारा के सितारे को देखो, ये मिनी पाकिस्तान चला सकता है। ये रील की हड्डी है जिसको आप लोगों ने तोड़ दिया है। क्यों तोड़ा है आखिरकार? क्योंकि बैरूनी मुल्क का हाथ मजबूत करने के लिए कि बाहर से यानी कि आए वो लोग यानी कि सितारे को बंद करवा दिया। अपने यानी कि इदारे का बेड़ा गर्क करके आप यानी कि बाहर वालों के लिए सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्या ये वो मजदूर नहीं है जो पत्थर को पानी नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आज इनके हाथ मजबूत करें। ये इदारा देखो, आपको देखो चल के आपको दिखाएंगे यही मजदूर। इनको निकाल के आपको क्या सुख मिला है ये मेरे को बता दें। इनको 7-7, 8-8 लाख रुपए दिए। बड़ा अफसोस का मकाम है, 23 लाख का ख्वाब दिखा के इन बेचारों के साथ क्या कर दिया। सलूट करता हूं, मैं सलूट करता हूं, आपकी अजमत को सलूट करता हूं सर। नाजरीन, आपने इन तमाम मुलाजमीन की गुफ्तगू सुनी। इनमें से ये साहब थे जिन्होंने अपनी जवानी पाकिस्तानी स्टील मिल को दी, कौमी इदारे को दी। इस तरह और बहुत सारे मुलाजमीन थे जिनको यंग जुम्बिश कलम जो है वो बरतरफ कर दिया गया। आज वो बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस महंगाई के बढ़ते हुए तूफ़ान में वो घर का गुजारा किस तरह से कर रहे हैं, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हुकूमत वक्त के लिए। और तमाम ये वो मुलाजमीन इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि इन्हें ग्रेजुएटी भी नहीं दी गई और कोई निकालने से कबल इनको कोई लेटर फराहम नहीं किया गया। हुकूमत वक्त से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील कर रहे हैं कि इस सारे मामले पर नजर सानी। पाकिस्तान स्टील मिल जून 2022 माली साल 2021-22 में 7 अरब रुपए से ज़्यादा का मुनाफा कमाया है। पाकिस्तान स्टील मिल 1985 से लेकर 2008 तक लगातार 23 साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है और उनमें से 13 साल नेट प्रॉफिट में है। 2008 से 2021 तक पाकिस्तान स्टील मिल के साथ क्या हुआ इसकी आज तक किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जबकि हम पाकिस्तान स्टील मिल स्टेक होल्डर ग्रुप, पीपल वर्कर्स यूनियन, इंसाफ लेबर यूनियन, पासलो वर्कर्स यूनियन, इंसाफ वर्कर्स यूनियंस, यूनाइटेड वर्कर फ्रंट्स, हम अपील करते रहे हुकूमत से कि इसको इन्वेस्टिगेट करें और इसकी अकाउंटेबिलिटी करें। जबकि
حکومت کی طرف سے جو حکومتی ادارے ہیں، خاص طور پہ وزارت صنعت و پیداوار جس کے نیچے پاکستان اسٹیل مل آتی ہے، وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر اور انتظامیہ مقرر کرتے تھے وہ پاکستان اسٹیل مل کے فنکشنز کو ہی نہیں سمجھتے تھے، اور پھر کبھی انہوں نے ان کی کارکردگی کا جائزہ نہیں لیا کہ اس کے جو پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان اسٹیل مل پر امپیکٹ پڑے۔ اب 2 جون 2008 میں پاکستان اسٹیل مل کا منافع 10 ارب 40 کروڑ تھا، جس میں سے ہم نے 1 ارب روپے کا پاکستان حکومت کو پہلی دفعہ ڈیویڈنڈ دیا، اور اس وقت تقریباً ہمارے شیئر کی 10 روپے کے شیئر کی ویلیو 23 روپے پر شیئر تھی۔ آج پاکستان اسٹیل مل 650 ارب روپے سے زیادہ کے خسارہ اور قرضہ ہے، جبکہ اس وقت نگران حکومت کے جو وزیر خزانہ ہیں اور وزیر نجکاری کمیشن ہے وہ 206 ارب بتاتے ہیں، وہ صرف خسارہ بتاتے ہیں، مگر وہ جو قرضہ ہے وہ کس نے ادا کرنا ہے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اور پاکستان اسٹیل مل کے اثاثے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے مطابق 839 ارب روپے سے زیادہ ہیں جون 2022 میں۔ اب پی ڈی ایم کی حکومت جب آئی تو اس کا آج تک ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، اور انہوں نے سٹیٹس کو مینٹین رکھا۔ ویسے تو عمران خان حکومت کے خلاف وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، مگر پاکستان قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے جو خط بھیجا ایف آئی اے کو جولائی 2022 میں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، یہ اور ایف آئی اے انکوائری نمبر 44/2022 اور 46/2022 کو ان کو کیا رکاوٹ تھی کہ اس کی آج تک فائنڈنگ باہر نہیں آئی۔ 10 ارب روپے سے زیادہ کا مال چوری ہوا، اور مبینہ جو نامزد ملزمان تھے ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور ایک اخبار کے مطابق جس کا سورس ایف آئی اے تھی کہ 10 ارب روپے سے بھی زیادہ کی جو ہے وہ چوری ہو چکی ہے۔ پاکستان اسٹیل مل کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، اور پاکستان اسٹیل مل جہاں تک ہے یہ اثاثہ تو تھا، مگر اس اثاثے کو لوٹا کس نے، برباد کس نے کیا منافع کمانے والی مل کو، کوئی اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرتا اور کوئی اس کے احتساب نہیں کرتا۔ یہ گولڈ مائن ہے۔ آج بھی پاکستان اسٹیل مل سٹیک ہولڈر گروپ پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ مل کے یہ اس مل کو بحال کر سکتے ہیں اس کے اپنے وسائل کے سے، بشرطے کہ حکومت پاکستان اپنی قانونی، آئینی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے۔ بورڈ آف ڈائریکٹر نالجیبل ریکانسٹیٹیوٹ کرے، پروفیشنل مینجمنٹ لگائے، اور وہ بورڈ آف ڈائریکٹر اور انتظامیہ انویسٹیگیٹ کر کے ایز اے کمپلیننٹ ود ریفلیکشن ان بکس آف اکاؤنٹ کرپشن کے کیسز وہ بھیجے نیب کو، اور نیب اس میں اسسٹ کرے۔ نیب اور ایف آئی اے کا سو موٹو اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ ایف آئی اے اور نیب نے جتنے کیسز بنائے تھے لوگ عدالتوں سے بری ہو گئے، بے گناہ تو بری ہوں، مگر میری مل کے پیسے کہاں گئے؟ صرف یہی نہیں ہوا، اگر اس کو دوسری طرف دیکھیں تو تباہ کیسے کیا وزارت صنعت و پیداوار، نجکاری کمیشن، منسٹری آف کامرس، منسٹری آف فائنانس اور ایف بی آر نے، تو اس سے دیکھیں گے تو یہ ڈسکرمنیٹری امپورٹ ٹیرف، فاٹا پاٹا کو انسینٹیوائز کرنا، ڈی ٹی آر اے میں انسینٹیو پالیسی، مخصوص کمپنیوں کو اس کی سہولت دینا، اس کے لیے 15 ارب ڈالر کا مبینہ طور پہ قومی معیشت اور قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے۔ اس سلسلے میں انصاف لیبر یونین نے 31 اگست 2023 کو نگران وزیر اعظم، نگران وزیر صنعت و پیداوار، نگران وزیر نجکاری کمیشن کو خط لکھا ہے، اور ان کے سیکرٹری صاحبان کو آج اتنے دن ہو گئے ہیں کسی نے اس پہ نوٹس نہیں لیا، حالانکہ اس میں یہ کہا تھا کہ سیفک کمیٹی اور پاکستان اکنامک ریوائیول کمیٹی پاکستان اسٹیل مل تشریف لائیں۔ ہم پاکستان اسٹیل مل کا مقدمہ پیش کریں گے کہ پاکستان اسٹیل مل اور اس کے ملازمین ایک اثاثہ ہیں، کیونکہ 1985 سے لے کر 2008 تک 15,000 سے 27,000 لوگ تھے، تو یہ آپریٹنگ پروفٹ میں تھی، اور اس کے لیے پورا ڈیٹا جو ہے موجود ہے، اور ہم حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیل مل کے اپنے وسائل سے، مگر اس کی قبضہ کی ہوئی زمینیں ہمیں واپس کریں، کیونکہ اثاثے اس کے اتنے ہیں۔ اور اسٹیل مل کے ملازمین مبینہ طور پر 2009 سے اسٹیل مل میں 12% کے شیئر ہولڈر ہیں، جس کے ڈاکومنٹ سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے، اور آڈیٹڈ بکس آف اکاؤنٹ میں لکھا گیا کہ ابھی تک یہ امپلائیز ٹرسٹ فنڈ میں نہیں جو ہے ٹرانسفر کیے گئے شیئر۔ میری اپیل ہے پاکستان اسٹیل مل کے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور میں میڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں
کہ جو ڈیٹا چاہیے، انفارمیشن چاہیے، یہ کسی فرد واحد کی سٹیل مل نہیں ہے، یہ پاکستان کی سٹیل مل ہے، اور قومی معیشت کو بحالی کا اگر راستہ نکلتا ہے یا قومی معیشت کو استحکام دینے کے لیے تو وہ پاکستان سٹیل مل سے نکلتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان اسٹیل مل کا جو کیس ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے۔ 2008 میں 2009 میں افتخار چودھری کے دور حکومت کی سربراہی میں جب مشرف دور حکومت میں بھی کیس اوپن ہوا تھا، اور اس کے اندر جو ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی تھی 15/2009، اس کو موٹو نوٹس لیا گیا تھا، اور اسٹیل مل کی جو اس میں کرپشن تھی، بدعنوانی اور مس مینجمنٹ کا ایک شاہکار ججمنٹ تھی، تو اس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ نیب کی انکوائری ہوگی، ایف آئی اے کو ڈائریکشن دی گئی، پھر ایف آئی اے اس میں ناکام ہوئی، پھر وہ لے کے نیب کو دی گئی، اور اس میں ایک آن ریکارڈ ایک تمام چیزیں موجود ہیں کس طرح قومی ادارے کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر سپریم کورٹ کے ایکشن کے بعد افتخار چودھری صاحب کے جانے کے بعد 2014 میں پھر انہوں نے جو پروفٹ میکنگ ادارے کو لاس میں کرنے کی کوشش کی، اور اس میں جو کچھ جو تھے کمپنی کے اندر کے لوگ تھے، کچھ منسٹریز کے لوگ ملوث ہیں اس کے اندر بادِ نظر میں، اور منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے جو قومی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، جس کی انکوائری کی ضرورت ہے۔ پھر ہوا یہ کہ 2020 نومبر کے اندر ایک کیس جو اسٹیل مل کی انتظامیہ ہے وہ خاموشی سے کراچی کے ایک لیبر کورٹ میں فائل کرتی ہے۔ اچھا، یہاں لیبر کی جو یونینز تھیں ان کو اس بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہوتی، اور وہ میلیفائڈلی ایک کیس فائل کرتی ہے 8 سال خود بند کرنے کے باوجود، یعنی 2015 جون سے وہ خود گیس نہ ہونے کی وجہ سے، بل نہ پے کرنے کی وجہ سے ان کی گیس منقطع ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے، سوئی گیس کا بل نہیں پے کرنے کی وجہ سے گیس منقطع ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2015 سے لے کر 2020 تک، یعنی 5 سال تک وہ گیس کا نہ بل ادا کرتے ہیں، نہ کمپنی کی پروڈکشن بحال کرتے ہیں۔ جو لوگ موجود تھے جو انتظامیہ کے، وہ بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے تھے، ان کی میلیفائڈلی انہوں نے اس کو کلوز ڈاؤن شو کیا، اور 2020 کے اندر بدنیتی کی بنیاد پہ ایک اپلیکیشن فائل کر دی کہ جی ہمیں کلوجر کی اپروول دی جائے۔ جب یہ میٹر چلتا ہے 1 سال چلتا ہے، 1 سال چلنے کے بعد یہاں امپلائیز کے بہت ساری یونینز کو پارٹی نہیں بنایا جاتا۔ بدنیتی کی بنیاد یہ تھی کہ ایک یونین جو یونین کے جس کا سی بی اے کا ٹینورشپ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کو لیبر قوانین کے خلاف پارٹی بنایا جاتا ہے۔ باقی جو 6 یونینز تھی، یا جو کیونکہ یونینز ٹریڈ یونین کا تو ٹینور ختم ہو چکا تھا، یہ خود ان کے اپنے لیٹرز کہتے ہیں اسٹیل مل کے، اور ایک یونین کو، باقی 6 یونینز کو اس میں پارٹی نہیں بنایا جاتا۔ پھر 2021 اکتوبر میں اچانک یونینز کو پتہ چلتا ہے، اسمبلی ممبرز حرکت میں آتے ہیں، سینٹ میں جاتا ہے میٹر، تو پھر جو یونینز کی طرف سے پھر جو سی بی اے تھی، یونائٹڈ ورکر فرنٹ آف پاکستان اسٹیل، یہ پھر اس میں پارٹی بننے کی درخواست دائر کرتی ہے۔ یہاں سے ایک ٹرننگ اسٹیج سٹارٹ ہوتا ہے اکتوبر 2022۔ اکتوبر 2022 میں یہی میٹر جو آتا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جو انتظامیہ ہے وہ بدنیتی کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کے اندر ایک دوسرے کیس کے اندر یہ اپیل لیتی ہے کہ جی اسٹیل مل میں بہت لاس ہو رہا ہے، اور اسٹیل مل میں 227 ارب روپے قرضہ ہے، اور اسٹیل مل کا یہ ہو رہا ہے، اسٹیل مل ٹوٹل لاس میں۔ وہاں سے وہ سپریم کورٹ کو آگاہ کیے بغیر کنسینمنٹ آف فیکٹس کی بنیاد پہ ایک آرڈر لیتی ہے کہ ریٹرنچمنٹ کو 30 دن 90 دن میں ڈیسائیڈ کر کے اس کا فیصلہ کر دیا جائے، لیکن دیکھیں سپریم کورٹ کو اسسٹ ہی نہیں کیا جا رہا تھا۔ پھر یہاں کیس آتا ہے، اور یہاں جو پارٹی بننے کی درخواست دیتی ہے یونائٹڈ ورکر فرنٹ، اور اس کے بعد ہم یہ کیس پلیٹ کرتے ہیں لیبر کورٹ 5 نمبر میں۔ یہاں سے سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے، ہم اس پہ پارٹی بنتے ہیں، انتظامیہ کوشش کرتی ہے کہ ہم پارٹی نہ بنیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ ہم شواہد جو ہے ریکارڈ پہ لائیں گے۔ جب ہم شواہد ریکارڈ پہ لاتے ہیں تو ہم تمام چیزیں جو 4,500 پیج کی فائل بن چکی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے 1425 پیج کے صرف ہمارے ایویڈنسز ہیں جو ہم نے فائل کیے ہیں، جو شاہکار ہیں، جس میں IGPR کی رپورٹس ہیں، 3400 کھرب 22 کھرب روپے سے لے کر 3400 کھرب روپے کے ٹوٹل ایسٹس ہیں، اور وہ آرگنائزیشن جو پاکستان کی جو لارجسٹ آرگنائزیشن ہے، جس کا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے، اس کو کلوجر شو کیا جاتا ہے، اس کی ایسٹس بیلنس شیٹس کے اندر کم شو کیا جاتے ہیں۔ اس میں آڈیٹر 4 آڈیٹر جو ہیں وہ کراس کے دوران کورٹ سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی آڈیٹ رپورٹس کیونکہ فیک تھیں، ان کو معلوم تھا وہ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے IGPR کی رپورٹس دیں، پھر ایک آڈیٹر جو ہے اس کو ہم نے بتایا کہ آپ کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اور ہائی کورٹ اس پہ ریکگنائزنس لے گا، آپ کا لائسنس سیل ہوگا۔ باقی آڈیٹرس کورٹ سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے یہ کہ IGPR کی رپورٹ اور پرائیویٹ آڈیٹ رپورٹس میں فرق ہوتا ہے؟ کیوں ایسٹ انوینٹری میں ویریشنز آتا ہے؟ کیوں 22 سے 34 کھرب روپے کے اثاثوں کو 227 روپے کا ڈیفیسٹ شو کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ اسی دوران ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کیس چلنے لگتا ہے تو 2021 جون کے اندر خاموشی سے انتظامیہ یہاں تو یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ ہمیں لاس ہو گیا ہے، اور 2021 جون کے اندر سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں نئے نام سے اسٹیل کارپ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے 1.5 کھرب روپے مالیت کی ایک نئی کمپنی رجسٹر کر لیتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، 1.5 کھرب روپے مالیت کی کمپنی رجسٹر کرتی ہے ایک لاس میکنگ یونٹ،
اور وہ اس کمپنی کو پرائیویٹائزیشن کی آشیرواد میں بادی نظر میں یہ تمام ایسٹ اس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے، اپنی تمام 19,013 ایکڑ لینڈ بولتی ہے اس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے، اور یہاں $800 ملین کا سے پلانٹ شو کیا جاتا ہے، 1200 ایکڑ کی زمین شو کی جاتی ہے اسٹیل مل کی. یعنی اگر کوئی کمپنی دیوالیہ ہوتی ہے تو اس کے ٹوٹل ایسٹس کو اسیس کیا جاتا ہے، ٹوٹل ویلیویشن نکالی جاتی ہے، پھر ہائی کورٹ اس کا وائنڈنگ اپ آرڈر کرتا ہے، ناظر اپوائنٹ ہوتا ہے، لیکویڈیشن کی تمام پیرامیٹرز ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی ٹوٹل کاسٹ نکال کے واجبات ہر چیزیں ہوتی ہیں. یہاں کیونکہ لیکویڈیشن تھی ہی نہیں، یہاں کمپنی کا لاس تھا ہی نہیں، یہاں تو ایک آپ نے دکان خود بند کر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باہر آپ نے بورڈ لگایا ہوا ہے کہ جو ہے میں لاس میں جا رہا ہوں. دیکھیں اسٹیل مل صرف اسٹیل مل نہیں ہے، اسٹیل مل ایک اسٹیٹ ہے. اسٹیل مل کے اندر کئی سو کمپنیز کے یونٹس موجود ہیں، ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریل یونٹس ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، گراؤنڈز ہیں. اسٹیل مل کے کئی ایسٹ ہیں، 2200 سے 34 خرب روپے ایسٹس ہیں، 19,013 ایکڑ لینڈ ہے، 4,500 اسٹیل مل کے ہاؤسز ہیں. کیا کچھ نہیں. اسٹیل مل کے پاس 3 تھرمل پاور پلانٹ ہے 55 میگا واٹ کے جو کراچی کو بجلی سپلائی کرتے تھے ایک زمانے میں. اسٹیل مل کے 21 سے 12 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے وائر کے چارجز لے سکتی ہے، مگر وہ 3400 روپے اسکوائر فٹ ہے. کیوں نہیں لیتی؟ اسٹیل مل کیوں ڈیفیشیٹ شو کی جاتی ہے؟ منسٹری میں کون لوگ ہیں جو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی اور کے منٹس کے باوجود جس میں کہا گیا ہے کہ اس میں ڈائریکٹر HRM اور سارے لوگ ملوث ہیں اور ان کو ہٹایا جائے اور ان کو فوراً کیا جائے؟ کیوں GM HR ڈائریکٹر HR کو A&P کو ہٹایا جاتا ہے؟ کیوں پھر ڈائریکٹر سیکیورٹی جو ہوتا ہے اس کو تھیفٹ کے بعد نکالا جاتا ہے؟ کیوں CFO کو جس کی اپوائنٹمنٹ ہی بادی نظر میں بدنیتی کی بنیاد پہ کیونکہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہی نہیں ہوئی تھی اور اس کو ہائر کیا جاتا ہے، اور کس طرح اس کو 8 سال کھینچا جاتا ہے؟ پھر کس طرح اسی CFO کو ہمارے کیس کھلنے کے بعد کراچی کا FIA کارپوریٹ کرائم سرکل 286 ارب روپے کا انکوائری نوٹس ایشو کرتا ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں. اسٹیل مل کو خود ایک پاکستان کے قومی ادارے کو جو پاکستان کے 1968 میں ایسڈ بنا تھا، یہ پاکستان کا فورن ایکسچینج ریزروز کو ڈپلیٹ ہونے سے بچانے کے لیے کیا گیا تھا اور اسٹیل کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اسٹیل جو ہے مدر آف آل انڈسٹریز ہے. پاکستان اگر CPEC میں اور اگر 2028 تک خود کفیل ہونا چاہتا ہے تو اسٹیل مل از دا اونلی انسٹیٹیوشن جو آپ کو خود کفیل کر سکتا ہے. اس کے اندر جو کچھ آفیشیلز ہیں، ٹاپ موسٹ آفیشیلز ہیں ملوث ہیں بادی نظر میں، اور کچھ منسٹریز کے آفیشیل بلیک شیٹس موجود ہیں جو اس کو بند کر کے اربوں روپے کا میلافائڈلی قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم نے 12 کورٹ کے سامنے تمام ایویڈنس رکھ دی ہیں. یہ 2200 سے 34 خرب روپے کا میٹرز ہے. اس میں ہمارے وٹنس کی، ہمارے جو پٹیشنرز ہیں اور ہماری جانوں کو خطرہ ہے. ہم نے اس کے اندر تمام اداروں کو جس میں پولیس ہے، رینجرز ہے، منسٹری آف انٹیریئر ہے، ان کو خطوط بھی لکھے ہیں اور عدالت نے بھی اس میں SSP ملیر کو آرڈر کیا ہے کہ سیکورٹی پرووائڈ کیا جائے. لیکن کیوں ہمیں سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی؟ یہ بہت سے سوالات ہیں. جی ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے پاکستان کے جو قومی ادارہ ہے اسٹیل مل، اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور مختلف پہلوؤں پر ہم نے اس پر بات کی ہے. مزدور رہنماؤں سے بات کی ہے، یہاں کے اسٹیک ہولڈر سے بات کی ہے، جو ماہرین ہیں ان سے بات کی ہے، وکلاء سے بات کی ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ قومی اس ادارے کو دوبارہ سے بحال ہونا چاہیے تاکہ ملک کی جو معیشت ہے اس کے اندر جو منفی اثر آ رہا ہے اس میں وہ جو ہے مثبت سمت میں جانا چاہیے. یہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز نے بات کی ہے کہ خام مال کی جو چوری ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی اعلیٰ حکام کو اطلاع کی ہے اور اس حوالے سے ہم نے بھی موقف جاننے کی کوشش کی، لیکن انتظامیہ نے کسی موقف دینے سے گریز کیا ہے. اور جو مختلف لوگوں نے اس بات پر اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کی، کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اس کی پیداواری صلاحیت کے یونٹس پر منحصر ہوتا ہے. پاکستان کی پیداواری صلاحیت کا یہ ادارہ جو مستقل گزشتہ کئی سالوں سے ضب و حالی کا شکار ہے، اس پر مربوط حکمت عملی اور یہاں کے جو انتظامی یونٹس ہیں اس کی اثر نو تشکیل اور دیگر جو انتظامی امور پر دوبارہ سے اثر نو کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے. اور یہاں کی جو انکوائریز ہیں، یہاں کی جو کرپشن کے معاملات ہیں، اس پر ایک میگا انکوائری کمیشن تشکیل دیا جانا چاہیے جو اس قومی ادارے پر جو ہے وہ مکمل تفصیلی انکوائری رپورٹ مرتب کرے اور دوبارہ سے اس قومی ادارے کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ملک پاکستان کا یہ قومی ادارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور ملک کی جو معیشت ہے اس کے اندر ایک مثبت سمت اس میں گامزن ہو سکے. پروگرام قوم کی سوچ کی مکمل ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان خورشید رحمانی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.